हेलो फ्रेंड्स, एसआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। अगले चैप्टर के बारे में देखते हैं कि जो अगला चैप्टर है वो है हमारा ब्लूम्स के, जो ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्य, उसके बारे में देख रहे हैं कि ब्लूम ने कौन कौन से अपने अनुदेशात्मक उद्देश्य दिए थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लूम ने क्या किया था, अपने जो थ्री टाइप्स के अनुदेशात्मक उद्देश्य दिए थे, उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। 3 टाइप के इन्होंने अनुदेशात्मक उद्देश्य दिए थे। पहला है संज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसे व्यवहार उद्देश्य, पक्ष या क्षेत्र के नामों से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या होता है कि इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग है ना, कक्षा के वातावरण में किया जाता है। यानी कि ब्लूम ने जो अपनी अनुदेशात्मक उद्देश्य दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मक उद्देश्य के अंदर कि इसका जो संज्ञानात्मक उद्देश्य का जो प्रयोग है ना, वो हम कक्षा वातावरण में सबसे अधिक करते हैं। और ये उद्देश्य हमारे दिमाग यानी कि हमारे मस्तिष्क और माइंड से संबंधित होते हैं, हमारे दिमाग से संबंधित होते हैं, हमारे माइंड से संबंधित होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, ये हमारे व्यवहार का चिंतन पक्ष है, यानी कि ये हमारे जो बिहेवियर है उसके थिंकिंग का एक पक्ष होता है। ये व्यवहार का एक पक्ष होता है जहाँ हम अलग अलग चीजों को लेकर चिंतन मनन करते हैं। और अगले पॉइंट पर कहे कि गांधी जी ने चिंतन पक्ष को अपनी यानी कि हेड यानी कि सिर से जोड़ा था। इसे सिर का एक्सपेक्ट यानी कि पहलू कहा था, गांधी जी ने इसे हेड से जोड़ा था। अगला जो प्रकार है वो है भावात्मक उद्देश्य, जिसे व्यवहार पक्ष क्षेत्रीय कहते हैं। भावात्मक उद्देश्य में होता है कि ये फीलिंग्स के एक्सपेक्ट होता है, यानी कि ये हमारे इमोशन से डायरेक्ट टच होता है। गांधी जी ने इसे हमारे दिल यानी कि हमारे हार्ट का पहलू से जोड़ा था इसे। और हम चरित्र का जो निर्माण होता है वो हमारे भावात्मक जो उद्देश्य है उसी के द्वारा ही होता है। और अगला जो टाइप है वो है मनोशारीरिक या फिर मनोगामक उद्देश्य होता है। ये डूइंग एस्पेक्ट होता है, यानी कि जो हम किसी काम को करते हैं ये उसके करने के पक्ष से संबंधित होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सूक्ष्म गामक होता है और दूसरा स्थूल गामक। सूक्ष्म गामक जो हम उंगलियों से काम करते हैं, यानी जो हम फिंगर के द्वारा काम करते हैं, अपनी उंगलियों से काम करते हैं, सूक्ष्म गामक उसमें आ जाता है काम करना। स्थूल गामक होता है जो शरीर के भाग से काम करते हैं, शरीर के अलग अलग पार्ट से जब हम काम करते हैं तो ये वो स्थूल गामक में आ जाता है। अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ब्लूम ने अपनी जो टैक्सोनॉमी दी थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे व्यवहारगत उद्देश्य भी कहा जाता है। ब्लूम ने जो अपने संज्ञानात्मक उद्देश्य दिए थे 1956 के अंदर अपने इन्होंने उद्देश्य दिए थे। इन्होंने 6 उद्देश्य दिए थे जो एक श्रृंखला के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लर्निंग को लेकर इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि इसमें सबसे पहले दिया इन्होंने कि ज्ञान जिसे नॉलेज कहा जाता है, ये सबसे निचले स्थान पे इन्होंने ज्ञान को रखा था। इसमें क्या होता है, जब हम चीजों को पढ़ते हैं यानी कि जब किताबी ज्ञान को हम पढ़ते हैं तो हम उसमें परिभाषा देना यानी कि परिभाषा को रटना इसमें शामिल होता है। प्रत्येक इसमें करना, रिकॉल करना, पढ़ने के बाद हम उसे क्या कहते हैं, रिकॉल करना शामिल होता है उसके अंदर। और पहचानना, चीजों को पहचानने लग जाते हैं किताब पढ़ने के बाद। नाम याद करना, चीजों के नाम याद करना शामिल होता है इसमें। और मापन करना शामिल होता है। लिस्ट और एक्शन वर्क इसमें शामिल होता है। उसके बाद होनर्स पढ़ने के बाद सूची बनाना होता है। उसके बाद जो किताब में दिए होते हैं मैचिंग बॉक्स, उसको मैच करना होता है। इसमें किताबों में जो लिखा होता है वैसे के वैसे जब हम चीजों को याद करते रखते तो वो जियो का दिया तो वो सारा ज्ञान के अंदर आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि हम अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड करते नहीं, सारा किताबी ज्ञान होता है। और जो रटने वाली जितनी भी चीज हो जाती है, रटने वाली जो चीज होती है वो सारा हमारा ज्ञान यानी कि नॉलेज के अंदर आ जाता है। अगला इन्होंने कहा कि समझ, जैसे कॉम्प्रिहेंशन या फिर अंडरस्टैंडिंग भी कहा जाता है। इसमें होता है कि हम चीजों को एक्सप्लेन करना यानी कि समझ के चीजों को पढ़ते, समझ एक्सप्लेन करना शामिल होता है। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसका हम वर्णन करते हैं। और इसमें क्या होता है कि विवरण देना, पढ़ने के बाद चीजों का विवरण हम दे सकते हैं। और अपने शब्दों में व्याख्या करना शामिल होती है। प्रोजेक्ट की परिभाषा लिखना शामिल होती है। अपने शब्दों में जब पढ़ने के बाद उसका अनुवाद करना और वर्गीकरण करना शामिल होता है। जो आपस में जो भी चीज पढ़ते हैं तो कोरिलेट यानी कि विभेद करके हम पढ़ते हैं, डिफरेंसेस करके। और दोनों की समझ बताना और विस्तार से वर्णन करना शामिल होता है। और वृत्तांत देना या फिर एग्जाम्पल के साथ हम जब चीजें लर्न करते हैं उससे क्या होता है कि जब एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं तो चीजें हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। और इसमें क्या होता है कि सभी के अपनी अपनी समझ और समझ होती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है।
तो इसलिए जो समझ है वो हर व्यक्ति की अपने अकॉर्डिंग होती है। जिस तरह वो सोचता है समझता है तो वो उसी तरह ही आंसर और अनुवाद करता है अपने शब्दों के अंदर। आगे के पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो अगला पॉइंट है वो है अनुप्रयोग करना, फिर एप्लीकेशन करना, अप्लाई करना किसी चीज को पढ़ने के बाद। इसमें क्या होता है कि इसमें कौन से कीवर्ड आते हैं, वो है काम को समझना। जब हम चीजों को पढ़ने के साथ साथ उसका उपयोग करते हैं, उसकी समझ को जब हम स्थापित करते हैं, और समझना या फिर प्रयोग करना शामिल होता है, प्रदर्शन करना शामिल होता है, प्रयोग का संचालन करना हम शामिल होता है, और सूत्र के द्वारा जो सूत्र होते हैं उसके द्वारा जब हम प्रश्नों को हल करना सीखते हैं, और नया सूत्र को खोजना, और जो सूत्र है उसको अपनी तरफ से खुद क्रिएट करना, और गलत सूत्र की पहचान करना, और गलती ढूंढना, करने के बाद जो हमारी गलती हो जाती है उसको ढूंढना मैथ्स के टॉपिक में, और ठीक करना, ढूंढने के बाद उसका आंसर देख के फिर चीजों को दोबारा ठीक करना, क्वेश्चन को फिर परिवर्तन करना, उसमें चेंजेस क्या चेंजेस करना है, क्या परिवर्तन करना, उसको अप्लाई करना। जब मानचित्र जब हम बनाते हैं वो प्रयोग के द्वारा शामिल होता है। आकृतियां जितनी भी बनती है वो सारी हमारे अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन के कीवर्ड होते हैं। ये इसकी पहचान होती है जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन को उद्देश्य को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगला है इनके विश्लेषण, जिसे एनालाइज करना शामिल होता है। इसमें होता है कि किसी भी चीज को पढ़ने के बाद उसका अंतर इसमें शामिल होता है। किसी वस्तु को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ते हैं तो वो चीज क्या होती है, हमें जल्दी समझ में आती है, और दोनों के बीच डिफरेंट करके पढ़ने के बाद हमारी जो समझ है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है। और जब हम आपस में तुलना भी कर पाते हैं, और संबंधित करना या फिर दोनों के बीच अंतर करके पढ़ना, और विषय वस्तु ज्यादा से ज्यादा फैलानी होती है। ये सारे विश्लेषण यानी कि एनालिसिस के कीवर्ड है जिसके द्वारा हम इसकी पहचान कर सकते हैं। आगे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जो अगला पॉइंट है यानी कि संश्लेषण, जिसे सिंथेसाइज करना भी होता है। इसमें होता है कि जब पढ़ने के बाद किसी चीज का हम जब निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसमें शामिल होता है निष्कर्ष निकालना, सारांश देना, पढ़ने के बाद अपने शब्दों में उसका सारांश देना, और सिद्ध करना किसी चीज को पढ़ने के बाद कि सिद्ध करना कि सही है या गलत है, इसके बारे में आपने राय देना। किसी चीज को पढ़ने के बाद तर्क देना, चर्चा करना, डिस्कशंस करना। पढ़ने के बाद सामान्यकरण करना यानी कि नियमों निष्कर्ष उसे निकालना, कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालना, और उस सारी चीजों का खुद कंक्लूजन देना, ये शामिल होता है। अगले पॉइंट्स में क्या है कि यानी कि मूल्यांकन, जिसे इवैल्यूएशन होता है, ये लास्ट है, यानी कि 6 नंबर के जैसे 6 इन्होंने उद्देश्य दिए थे अपने। निर्णय देना यानी कि जजमेंट है, पढ़ने के बाद हम चीजों को जजमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज पे अपना निर्णय दे सकते हैं हम। और आलोचना करना, अगर कोई चीज गलत है तो उसको क्रिटिसाइज यानी कि अपनी आलोचना भी हम कर सकते हैं, आलोचना दे सकते हैं, समालोचना भी कर सकते हैं, यानी कि एक बार पक्ष में बोलेंगे दूसरी बार हम विपक्ष में भी बोलेंगे, और जब दोनों के बाद दोनों में अंतर करके जो ठीक होगा उसको हम सामने रखेंगे, उसका हम निर्णय का उसका हम जजमेंट करेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी वो पूरी फाइनल हो गई है। अगले पॉइंट्स में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस, यहाँ ब्लूम की टैक्सोनॉमी खत्म हो गई है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं।